Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खान फारूक साहब हमारे साथ हैं न्यूयॉर्क से। बात करेंगे दो तीन जो पाकिस्तान के अंदर हालिया वाक़यात हुए हैं और सहाफ़त पर जिस तरीके से नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तेज़ी से जो अच्छे सहाफ़ी हैं उनको किनारा किया जा रहा है। या तो आप उनकी बात मानें या जो है आप यूट्यूबर बन जाएं। तो हमने देखा अभी बहुत अच्छे-अच्छे सहाफ़ी जिनकी पूरी ज़िंदगी सहाफ़त में गुज़री, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल खोल लिए और कुछ ने इसलिए खोल लिए कि कुछ पता नहीं किस वक़्त हमारे मुँह से कुछ निकल जाए और हमें जो है वो ज़मीन पे लाके दे मारें, तो हम अपना भी हिसाब रखें और एक पैरेलल यूट्यूब और टीवी की जो जॉबें हैं, दोनों रखें। अब देखना ये है कि आखिर ये फैसले कहाँ से आते हैं। सबसे पहले खान फारूक साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में आए और आगे भी हम पूछेंगे आपसे ये हुआ क्या। पहले नाज़रीन को हम दिखा लें कि किस जी। तरीके से एक सहाफ़ी जो है वो बात कर रहा है। बड़ी शर्म आई हमें, बड़ा अफ़सोस हुआ। ये किस किस्म की हुकूमत है, ये कौन लोग हैं जो हुकूमत चला रहे हैं और इनके पीछे कौन है? सुनिए। इस प्रोग्राम को बंद कराने में लग गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझसे क्या कहा गया। मुझसे ये कहा गया और एक एंकर का नाम लिया गया। मैं उसको कोड नहीं करना चाहता उस एंकर का नाम, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी पे बात आती है। क्योंकि ये बात साबित हो जाएगी कि अगर हुकूमत ये कह रही है कि जी आप इस तरह का प्रोग्राम करें, तो समझ लीजिए कि उस एंकर की क्या बड़ा नाम है एक एंकर का। तो मैंने उनको कहा कि सर, कहते हैं कि 6 महीने तक डॉक्टर दानिश से कहिए, अगर उनका वो चाहते हैं कि उनका प्रोग्राम कंटिन्यू रहे और वो प्रोग्राम चलता रहे, तो 6 महीने तक वो उस तरह प्रोग्राम करें, हुकूमत की हिमायत करें जिस तरह वो एंकर करता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप 6 महीने की बात करते हैं, मैं 6 मिनट भी आपकी डिक्टेशन इस तरह नहीं ले सकता। हाँ, क्या बात है! जी, सलाम, सलूट जनाब। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं ना कि अब कितने साबिर शाकिर बल्कि साबिर शापर पैदा करेंगे आप जी, लोग यार। मतलब हद हो गई, इंतहा हो गई। आप लोगों ने बड़े-बड़े सहाफ़ियों को जो है वो मतलब आप सही हैं, वो गलत है। यार आप कोई कानून बनाएँ, कोई ऐसी चीज़ बनाएँ कि अगर कोई सहाफ़ी गलत बात कहे, आप उसको अदालत में ले जाएँ कि ये तुमने कैसे किया, ये तुमने क्यों कहा। लेकिन अंधेर नगरी चौपट राज डिक्टेटरशिप खुल के नज़र आ रही है, खुल के बिल्कुल। अब हम अगर इस पे बात करेंगे तो लोग कहेंगे, ओह जी आप तो बाहर बैठकर बात करते हैं, आप तो रॉ के एजेंट हैं। अब तो हमने सुना है कि एक्स आईएसआई के चीफ थे, उनको भी रॉ का एजेंट बता दिया गया है। तो हाँ, बिल्कुल, जी हाँ। अब हम लोग तो कोई चीज़ ही नहीं रहे। तो लगे रहे आप लोग इल्ज़ाम लगाते हुए, लेकिन आपने पहले आप ये देख लें कि आपके दुश्मन हैं इंडिया या दोस्त है। कारोबार आप उधर से कर रहे हैं। कोरोना के इंजेक्शन भी आप वहाँ से मंगवाएँगे। इंडिया और अफ़गानिस्तान का जो ट्रेड है, उसमें आपने अपनी सरज़मीन दी हुई है। कश्मीर के नाम पे आपने चुप साध ली है। कौंसलर और एयर स्पेस खुली हुई है। तो फिर पहले बता दें कि दुश्मन है या दोस्त है, उसके बाद ये सारी काम करें। तो जनाब खान फारूक साहब ये बताएं कि भाई आपने देखा कि डॉक्टर दानिश एक पढ़े लिखे जर्नलिस्ट थे, वो बड़े अच्छे प्रोग्राम करते थे, सुलझे हुए प्रोग्राम करते थे। ये ये जो तड़ियां हैं कि जी आप ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, अगर आपने 6 महीने अगले ये नहीं किया तो ये होगा, ये आती कहाँ से है? सर, आसिम साहब, ये तकरीबन आज से 1.5 साल पहले एक आर्टिकल आया था शाहीन सहबाई साहब का, जिसमें उन्होंने बड़ी तफसील से ये बात लिखी थी कि इमरान खान साहब ने उनके साथ बैठकर वाशिंगटन डीसी में बड़े लंबी चौड़ी मुज़ाकरात किए, बातें की, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मीडिया की जो बड़ी गाय है, होली काउज जो हैं, मीडिया के जो पावरफुल लोग हैं, उनको ज़बह करने का वक्त आ गया। ये खान साहब के उन अल्फाज का एक आर्टिकल है, शाहीन सहबाई साहब का लिखा हुआ, मिल भी जाएगा, जिसमें बाकायदा ये एजेंडा था कि मीडिया को दबा के रखना है, मीडिया को अपोजिशन का हिस्सा नहीं बनने देना, मीडिया से जो आवाम को इतने लंबी गुलामी के बाद ऑटोमेटिकली जो शऊर आ रहा है, उसको जहत देने के लिए
मीडिया को दबा के रखा जाएगा, इस जिसकी वजह से पीछे से टेम्परिंग की गई। और आपके सामने ही है कि मीडिया के बड़े सेठों को भी और काम करने वाले और हत्ता के जो बिल्कुल जो फील्ड नॉन पॉलिटिकल रिपोर्टर्स हैं उनको भी 6-6 महीने की तनख्वाहें रोकी गई हैं, मुतअद्दद बार FIA के दफ्तर में बुलाया जाता है। और डॉक्टर दानिश साहब का तो जो कसूर है वो ये हुआ है कि उन्होंने 2 बड़े मायानाज खवातीन को उनको बुलाकर उनसे वो अकल की बात करवा ली गई, जो बाकी उनके तबके में अकल की बात करने से आरी जो वहां मुलाजमीन का एक कल्ट टाइप एक ग्रुप जो है वो नहीं कर पाता। आपके सामने ही है, मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है। इन वजूहात की वजह से लग ये रहा है कि हम लोग मार्शल लॉ टाइप किसी निज़ाम के अंदर बैठे हुए हैं। कोई सुमोटो एक्शन भी नहीं ले रहा कि मीडिया को अगर तुम गुंगा कर दोगे तो तुम्हारी इस्लाह के लिए जब किसी ने बात करनी होगी तो वो कैसे करेगा। एक एग्जाम्पल है कि हम जमहूरियत में वेस्टर्न सोसाइटी के साथ चलना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक मुलाजमत के दौरान मुझे इस बात की बड़ी हैरत हुई कि हम लोग फेसबुक से अमेरिका ऑनलाइन AOL पुराने ज़माने की बात है, वहाँ से कोई ईमेल्स को हम बंद नहीं कर सकते जो कि स्पैम ईमेल्स होती हैं। तो मैंने पूछा इदारे से कि मैंने कहा सर ये हम क्यों नहीं ब्लॉक कर सकते, तो उन्होंने एक लफ्ज़ बोला, उन्होंने कहा हम गवर्नमेंट हैं और अगर कोई शख्स किसी करप्ट कॉन्ट्रैक्टर के बारे में हुकूमत को ईमेल करना चाहता है तो वो ईमेल ब्लॉक हो जाएगी, इसलिए हमें हजारों की तादाद में गार्बेज ईमेल्स भी डील करनी पड़ रही हैं। क्या मतलब कम्युनिकेशन का एक सिलसिला, हुकूमत की इस्लाह का, तनकीद का जो सिलसिला है उसको बंद करने का मकसद ये है कि हजरत ये पीछे करप्शन कर रहे हैं। ये सिर्फ इस नजरिए की बात नहीं है रेहम खान की, उनकी तो किताब आ चुकी है ना पूरी। जी मैं कह रहा था कि करप्शन की बात करते हैं, 12 अरब रुपए डेली करप्शन होती थी, अब वो भी नहीं हो रही और मुल्क जो है बड़े मुश्किल में जा रहा है। और इमरान खान जो जितने यू टर्न इमरान खान ने लिए हैं, मैं नाज़रीन थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा, आपको माफ कीजिएगा, आप ये 100 दफा सुन चुके होंगे, लेकिन रिफ्रेश करना जरूरी ये है कि जब आप एक हुकूमत के खिलाफ बड़गे मारते थे और सब्ज बाग दिखाते थे लोगों को कि ये ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, तो कैसा हुआ ये देखिए आप। 90 दिन में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, 90 दिन तो आपको सोचने में लगेंगे आपने करना क्या है, उसमें करप्शन कैसे खत्म होगी। क्योंकि आपने ये भी कहा कि मैंने प्रोग्राम पे अमल दरामद करना है टाइम फ्रेम के अंदर, अलादीन का चिराग चाहिए 90 दिन पावर पर, ये सब कुछ 90 दिनों में होगा। ये मैं आपको कह रहा हूं, गवर्नेंस सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन, एक्सपेंडिचर कटिंग, करप्शन से डीलिंग, ये सारा 90 दिन में, और दहशतगर्दी 90 में तो माजरत के साथ में क्लिप मुझे नहीं पता था कि ये चल जाएगा, ये वाला क्लिप है, इट्स ओके, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये आमिर साहब जो है ये भी तो इन्होंने भी बड़े सब्ज बाग दिखाए थे, बल्कि इन्होंने तो बहुत ज्यादा ही सब्ज बाग दिखा दिए थे और लोगों को। तो खैर इनके बारे में बात करेंगे। आमिर लियाकत एक ऐसा लतीफा है PTI का, इससे पहले एक और सियासी जमात का लतीफा थे। तो खैर, तो ये जो सब्ज बाग दिखाकर आप आए हैं और आपने यू टर्न पे यू टर्न लिए हैं, तो असल में जो लाने वाले थे उनके फैसले मेरा ख्याल है कि वो भी समझे कि बहुत कुछ हो जाएगा और अब वो भी शायद मेरा ख्याल है शर्मिंदा है, लेकिन लगता नहीं है। अभी आपने नाज़रीन एक जो हम अब आगे बताने जा रहे हैं, जिसमें एक न्यूयॉर्क का होटल है और एक और मेरे ख्याल फ्रांस का एक होटल है, जो कि दोनों गिरवी रख दिए गए हैं। $6 अरब यानी खरबों रुपए का नुकसान हुआ है। ये इमरान खान ने नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इनको लाने वालों का कसूर है। मैं आपको ये टीम वही है, स्पॉन्सर्स वही हैं, ये स्पॉन्सर्स वही हैं, इनके कोचेस वही हैं, इनके लाइनमैन वही हैं, ये पूरा वो एक जिसे कहते हैं ना ऑर्केस्ट्रा वही है। आगे सिर्फ ये कठपुतलियां नहीं है, मगर ये बड़ी पुरानी इनकी चल रही है। देखिए आसिम भाई, ये आपको भी माशाल्लाह पता है। मैं चाहूंगा फारूक साहब आप सुन लें, फिर उसके बाद हम करने जा रहा हूं वो निहायत ही अहमियत का हामिल है। और रिकोडेक एक माइनिंग ऑपरेशन है जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान को $6 अरब यानी कि
खरबों रुपयों का जुर्माना जो है उसका सामना है। और वो कंपनी जिसने हमसे ये जुर्माना वसूल करना है वो एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जिसे TCC कहा जाता है। उस कंपनी ने उस जुर्माने की वसूली के लिए ब्रिटिश वर्जन आइलैंड के अंदर एक हाई कोर्ट में दरखास्त दी है, जिस दरखास्त के तहत उन्होंने ये इस्तदा की थी आज से 1 साल पहले कि जनाब हमें ये $6 अरब का जुर्माना वसूल करना है। और हुकूमत पाकिस्तान की एक कंपनी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, इसके असासा जात भी यहाँ पे मौजूद हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन भी ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की है। वो सारे के सारे जो हैं हमारे हवाले किए जाएं ताकि हम अपना जुर्माना वसूल कर सकें। जी, आपने ये देखा कि ये सबसे पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाया था इम्पोर्टेड वजीर आजम गए थे, मोइन कुरैशी, आपने नाम सुना होगा, अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था क्योंकि वो इम्पोर्टेड थे, तो मेरा ख्याल है उन्होंने ज़रूरत नहीं समझा कि किसी से पूछ लिया जाए। उसके बाद वो कंपनी ने अपने के पूरी की पूरी जो दूसरी कंपनी को बेच दिया है। और दूसरी कंपनी जब आई तो लाजिम बात है कि पाकिस्तान का जो उस वक्त डिक्टेटरशिप चल रही थी वो जनरल मुशर्रफ की चल रही थी। उन्होंने वो तमाम इख्तियारात, आई हैव नो आइडिया क्योंकि किस किकबैक्स पे उनको दे दिया गया, वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वही सारी जिम्मेदारी, वही जो परसेंटेज जो उस कंपनी को हासिल थी वो इस कंपनी को दे दी और चेंज कर दी गई। फिर एक और हमारे बदकिस्मत पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे गंदा चीफ जस्टिस आया, चौधरी इफ्तिखार, उन्होंने बगैर सोचे समझे जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया, जिससे आज ये सारा जो है वो लगभग $6 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। 1 साल पहले अगर इमरान खान की गवर्नमेंट इस पे थोड़ा सा एक्शन लेके को आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेती तो शायद आज ये इतना नहीं होता। तो ये तमाम चीज़ें आप देखें कि पीछे जो डोर हिलाई जा रही है वो माजी में भी गलत थी, चाहे वो ज़िया-उल हक की थी, चाहे वो मुशर्रफ की थी, जितने भी डिक्टेटर आए उनकी थी। और जो अब लाए गए हैं सिलेक्टेड, वो भी मुल्क के लिए जो है वो मुसलसल जो है आपने देख ही लिया है। मैं क्या देखूं, जर्नलिस्ट कुछ कहना चाहते हैं, तनकीद करना चाहते हैं, उनको कभी जो है वो कहीं की सैर करा दी जाती है, किसी को उठा लिया जाता है, किसी को कुछ कर दिया जाता है, किसी को इदारे के थ्रू जॉब से निकाल दिया जाता है। एक के बाद एक जर्नलिस्ट जो है वो यूट्यूबर बन रहे हैं। क्या देखते हैं मुस्तकबिल पाकिस्तान का? क्वालिटी खराब करने की एक पूरी जहत है। और मैं ये जो रेकोडेक के हवाले से एक बात करना चाहता हूँ कि ये हमारे यहाँ अवाम को इस बात का नहीं पता कि सबसे आसान और ल्यूक्रेटिव करप्शन क्या है, कि कौमी खजाने को लूटा जाए प्रोजेक्ट्स की बुनियाद पर। आम लोगों को ये पता है कि जब ठेके दिए जाते हैं तो उन ठेकों में से आप जब कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं तो मटेरियल और लेबर की जगह में करप्शन होती है। क्या मतलब, 100 आदमी की जगह आपने बताया कि 150 आदमियों को तनख्वाह दी, 50 आदमी थे ही नहीं, वो जेब में चले गए आपके। इसी तरह मटेरियल में किया जाता है, क्वालिटी कम होती है, खरीदी सो जाती हैं, लगती 50 बोरियां हैं। मगर एक ऐसी करप्शन है आसिम भाई कि जिसको अभी ये ब्रॉड शीट की वजह से वो लोगों को उसकी थोड़ी सी तफसील सामने आई है। वो ये है कि अंदर के ही, हुकूमत के अंदर के ही लोग और कुछ रिटायर्ड फौजी हजरात मिलकर जाकर के फॉरेन कंपनी को लेकर आते हैं, उनको भी बता देते हैं कि यहां पर निकलना कुछ नहीं है, यहां पर निकलना कुछ नहीं है, मगर तुम आओ, फीजिबिलिटी बनाओ, रिमोट तरीन इलाके के अंदर की जहां आम आदमी नहीं जा सकता, एनओसी चाहिए होगा, वहां का लोकेशन दिखाएंगे, वहां के लिए प्लांट लेकर आएंगे, हर चीज का खर्चा सरचार्ज तुम्हें दिया जाएगा, मगर इसमें से तुमने कमीशन हमें लौटाना है। और जब ये चीज का भांडा फूटेगा तो तुम हमें सू करके अपने हिस्से का पैसा ले लेना। ये पूरा एक, अगर आदमी सोचेगा कि पाकिस्तान में कोई पेट्रोल निकालने आ रहा है, कोई सोना निकालेगा, ये वो भूल जाए, यहां से नहीं निकाल सकता। जिनकी जमीनें हैं वो एग्री नहीं करते, उनके स्टे ऑर्डर लगे हुए हैं। मगर एक बड़ी साजिश के जरिए देखिए, हमारे पास यहाँ न्यूयॉर्क में एक ऐसा आदमी है, पाकिस्तानी है, जिसने पाकिस्तान में गोल्ड माइनिंग के लिए पाकिस्तान पूरी कंपनी $5 बिलियन की
रशियन स्टेट्स के कंसोर्शियम के साथ लेकर आए, सब कुछ लाए, मगर आगे पाकिस्तान के सिंध के सरकारी अफसरान ने ये कहा कि भाई निकालने विकालने की जरूरत नहीं है, इनवॉइसेस बनाओ, बंदे दिखाओ, प्लांट इंपोर्ट करो और ये पैसे अपने भी पकड़ो। तो वो आदमी वापस आ गया, उसने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता। क्यों? कि कल कोई इंक्वायरी खुलेगी, गर्दन मेरी अंदर होगी, जैसे आपको पता ही है हॉस्पिटल्स में पीटीआई के लोग पकड़े गए। तो ये एक पूरी मिली भगत थी पहले भी। अब जैसे ब्रॉडशीट में आप देखें कि सारी उंगलियां, 5 उंगलियां पॉइंट कर रही हैं रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स पर। पीए पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड, पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड, पाकिस्तान नेवी के रिटायर्ड लोग हैं, उनके साथ सिविलियन लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि कंपनी खोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स दिखाएंगे, वो एसेट्स रिकवरी करने की तुम फीस लेना, उसमें से 1 मिलियन हमें देना, बाकी तुम्हारी। और जब रुक गई तो तुम ये पिटीशन करके हम बताएंगे तुम्हें हमारे गवर्नमेंट के कौन से एसेट्स हैं जो तुम आगे जाकर के उसके ऊपर कब्जा ले सकते हो, उसमें भी हमें कमीशन देना। ये यकीन करें, ये जैसा नैब करती है ना, एक आदमी के पीछे पड़ते हैं, तो वो नैब का जो ऑफिसर उस आदमी से इंक्वायरी कर रहा होता है, थोड़े अरसे के बाद उसकी उस फैमिली में शादी हो जाती है और उसको उस बिजनेस के अंदर एक यूनिट मिल जाता है का खर्चा। तो वो एक नैब के अफसर, नैब की छोड़ के, आपको पता है कितनी बड़ी रकम लगती है नैब के ऑफिसर बनने के लिए, इन्वेस्टिगेटिव यूनिट में आने के लिए, क्योंकि जिसके पीछे आप जाएंगे वो अपने जो वो टैक्स बचा रहा था उसमें से एक पोर्शन वो आपको दे देगा। तो इतनी मुनज्जम ये साजिश है कि इसीलिए आप हैरान होंगे कि हर हुकूमत में एक खजाना निकल आता है, हर हुकूमत में कराची के साहिल के पास। अच्छा, ये भी एक देखें कि नैब में जिस तरीके से धांधलियां हो रही है। मतीउल्लाह जान ने अभी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पे एक प्रोग्राम किया था जिसमें बताया गया कि अगर आपके पास वीडियो असली भी निकल गई ना तो आप उसको साबित नहीं कर सकते। आप ये कौन सा मुल्क है भाई? ये कौन सा मुल्क है जहां पे आप जाली डोमिसाइल बना लें, आपको कोई सजा नहीं है, क्योंकि आप मैक्सिको के हैं, इसलिए आप अगर नीचे का कोई बना ले तो वो गया। मैक्सिको में होता है, मैक्सिको में, और एक मुल्क है एरिट्रिया, ये इन्होंने, लाइबेरिया भी एक मुल्क है, लाइबेरिया पाकिस्तान में भी तो होता है, फिर उसको भी शामिल करें ना। वो ये तीनों इसी तरह ही है ये, और ये तीनों जो, और नाइजीरिया में भी ऐसा है। तो मैं जरा उसमें एक्साइटेड होकर ये बात कर रहा हूं क्योंकि ये मौका आसिम भाई, आपका अल्लाह आपको खुश रखे, आपको तरक्की दे, कि ये मौका सोशल मीडिया पर भी नहीं मिल पाता, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी लोगों को पैसा कमाने के चक्कर में लोगों की तवज्जो में तालीम पूरी नहीं दे पा रहे। रिकोडेक और वो गैस के ज़खायर, किसी मादनियात के ज़खायर, पेट्रोल के ज़खायर, ये सब इन कंपनियों, मैं आपको ये भी बताने को तैयार हूं कि ये जो कंपनियां लाते हैं ना, मेरे सामने ऐसे भी केस हैं कि सर अबू धाबी से होटल में काम करने वाले फिलिपीनीज को चाइनीज बनाकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान ले जाकर बलूचिस्तान में प्रोजेक्ट्स ऑन करवाए हैं गवर्नमेंट से, हालांकि वो फिलिपिनो थे। उनको सूट पहना के चाइनीज बनकर दिखाया, उनको कहा कि बोलना नहीं है, तुमने यहाँ खड़े रहो, उनकी तस्वीरें बनाई, प्रोजेक्ट इन्हें, और गवर्नमेंट के खजाने से पैसे ट्रांसफर करा के लेके प्रोजेक्ट के नाम पर चले गए। ये पुराना प्रोसेस अभी तक चल रहा है, कोई चेंज नहीं आया। अगर चेंज आया होता आसिम भाई, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इदारे में जो रैंकिंग आपकी मूव हुई है, वो इससे बड़ा तमांचा पूरी सोसाइटी के मुंह पर है। देखें इमरान खान, देखें ये आप गलत बात कर रहे हैं, ये आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। इतने पढ़े लिखे लोगों ने, अहमद फराज के बेटे तक ने कहा जनाब ये 2018 की खबर, यानी वो पागल हुई है कि 2020 में आप 2018 के, मतलब आपने उल्लू बनाना है अवाम को, और अवाम भी सारा दिन शिबली भाई यही कह रहे थे, फराज साहब, शिबली फराज साहब, कि वो डेटा है, मगर शाम को जब उसने, क्या नाम है एंकर जो है शाहजेब खानजादा ने पूछा कि आपने रिपोर्ट पढ़ी है, कहने लगे मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी। तो अच्छा, अब हमारे पास गिने चुने एंकर रह गए हैं। खानजादा वो तो शुक्र करें कि पता नहीं क्यों बचा हुआ है अभी तक, उसके ऊपर मुझे लगता है कि जबरदस्त किस्म का राव से ही उसका भी ताल्लुक निकलेगा। आप देखिएगा हामिद मीर का भी जो है वो कहीं ना कहीं से सीआईए वगैरह से ताल्लुक, उनको तो गाड़ी के नीचे बम भी लगाए थे, गोलियां भी मारी गई हैं उन्हें, और 2-4 जो सहाफी बचे हैं। मैं अभी यही सोच रहा था कि आखिर, बल्कि मेरे पास आज एक फोन आया कि आसिम आप लोग वाशिंगटन में हैं,
आप लोग सहाफियों के बारे में जुलूस क्यों नहीं निकालते, बोलते क्यों नहीं है, लिखते क्यों नहीं है? आप सहाफियों को इकट्ठा करें, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने कहा किन सहाफियों को वो करूं, मुझे ये बता दें, मैं किन सहाफियों को करूं जो कि वॉलंटियर तौर पर काम कर रहे हैं। अगर वो यहाँ तो तनख्वाह वाले को मिनट नहीं लगाते निकालने में, तो ये बेचारे जो वॉलंटियर कर रहे हैं तो इनको तो टाइम ही नहीं लगेगा निकालने में। हर यूरोप हो आपका, अमेरिका हो आपका, आपके सारे मोस्टली वॉलंटियर हैं। अच्छा, जो तनख्वाह लेते हैं बेचारे, उनकी तनख्वाह रुक जाएगी। अमेरिका में तनख्वाह, 6 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही, कैसे सरवाइव करेंगे आप? तो सहाफी बेचारे तो बड़े मजबूर हैं। पाकिस्तान के अंदर तो इधर उधर ले दे के आप सरवाइव कर लेंगे, अमेरिका के अंदर आपने क्या करना है? तो बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम जो सहाफी हैं वो, मैं समझता हूं अगर आपने उनके साथ कुछ करना है, आपकी अदालतें को आज़ाद करें, खुदा के लिए अदालतों को आज़ाद दें, जजों को प्रोटेक्ट करें कि हम आपके पीछे हैं, आप सही फैसला करें। इन सहाफियों को अदालत में ले जाएं कि इन्होंने ये किया है, इन्होंने ये किया है, लेकिन इन्होंने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने तो सच बोला है, और अगर झूठ बोला है तो ले जाएं। आसिम भाई ये देखिए इसको कि अगर ये सहाफी जो लोग हैं जो सच बोलना चाह रहे हैं, जब ये सोशल मीडिया पे आएंगे, क्या ये रियासत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं हो जाएगा कि उनके पास कोई एडिटोरियल रिव्यू नहीं होगा, सेल्फ सेंसरशिप नहीं होगी, फिर लाइक्स के प्रेशर में अगर कोई ऐसी बात वो कर देते हैं जिसको बाद में लपेटना मुश्किल हो जाता है, तो ये अपने आप को एक्सपोज करने वाली बात है। ये तो डिक्टेटोरियल रिजीम के बजाय इसके कि इनको एडजस्ट किया जाए, इनको हकायक दिए जाएं, इन्हें बताया जाए कि नहीं, कहानी का सेकंड पहलू है, इसको भी शाया करो, ये तो अपने आप देखिए, जब आप किसी एजेंसी के साथ, मतलब किसी अखबारी एजेंसी के साथ या टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ काम कर रहे हो ना, तो फिर आपको थीम को फॉलो करना पड़ता है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखाया जाता है, एडिटोरियल रिव्यू होता है। लेकिन अगर आपको किक का आउट कर दिया जाएगा, और मतीउल्लाह जान जो अदालत के बाहर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाहर जो प्रोग्राम करते हैं, अगर वो प्रोग्राम इंग्लिश में हो और इंटरनेशनल मीडिया उसको फॉलो करे, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अदालतों के परखचे उड़ जाएं। मतलब जितनी बेइंसाफियां पाकिस्तान की अदालतों में होती हैं, शायद कहीं भी नहीं होती। मैं नहीं मानता जो आजकल हम देखते हैं। अच्छा, मैं और आप किस पे यहाँ बात कर रहे हैं? हम पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को तो देख के बात कर रहे हैं, हम वहां खुद तो है नहीं। लेकिन वो जो सोशल मीडिया पे चीजें लगाते हैं और ऑथेंटिक लगाते हैं, बाज दफा पेपर दिखाते हैं। आज हामिद मीर साहब ने कोई बात कर दी कि जी ये रिकॉर्डेड था, या जो भी प्री प्लान था या इस तरह की, तो था, सबको पता है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अमेरिका क्या, दुनिया की हर जगह ऐसे ही होता है। लेकिन हमने जो है वो इस चीज को बना के टारगेट करके उन जर्नलिस्टों को, बेचारों को घर भेज देना है। यार आप किस किस्म के, मुझे समझ में नहीं आता कि ये वो डोनाल्ड ट्रंप के साथी, पीटीआई और डोनाल्ड ट्रंप के लोग एक ही जैसे लग रहे होते हैं कि उन्होंने हर हाल में ठप्पा लगाना है कि जी वो एक दिन आएगा कि ये मुल्क में जो दूध की नहरें बहेंगी, एक दिन आएगा, और मेरा ख्याल है हम आप सब खत्म हो जाएंगे, वो दिन नहीं आएगा। क्योंकि असल में जब डिक्टेटरशिप खत्म होगी ना पीछे से, एक रॉ जमहूरियत आएगी, चाहे गंदी जमहूरियत आए, रॉ जमहूरियत जब आएगी ना, तो बहुत सारे फैसले सही होने लगेंगे। जब हम आप पे, मुझे कोई कहता है यार तुम्हारे पे तो तुम जाओ जरा पाकिस्तान, ओ भाई मैं 3 में ना 13 में, अगर मेरे पीछे तुम लोग लगे हो तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है मुल्क का। तो कश्मीर के बाद 5 फरवरी आ रहा है, आपका क्या ख्याल है? मैं समझता हूँ क्लोजिंग रिमार्क कश्मीर पे ही दे दें आप के पिछले साल भी आया था, सरकारी सतह पर एक भी तकरीब नहीं थी। पिछले साल भी था। सब किसने की थी? नून लीग ने, पीपल पार्टी ने, और पीटीआई वाले नहीं आए थे। पीटीआई वाले नहीं आए थे। अगर वो आए थे पर्सनल, तो अब इस दफा आप दोबारा देखिएगा कि सरकारी सतह पर कोई स्टेटमेंट शायद मुश्किल से भी आएगी। और मैं तो आपको एक सच्ची बात बताऊं, आज़म भाई के शाह महमूद कुरैशी साहब को रिजाइन कर देना चाहिए। जब से दुबई के एम्बेसडर ने आज ये कहा है कि अगर हम बलोचियों को मिसाइल प्रोवाइड करें तो क्या बलोच अपना दिफा कर सकते हैं, और ट्विटर के ऊपर ये बात करने के बाद उसको सिर्फ जवाब दिया है हमीद गुल साहब के साहबजादे अब्दुल्ला गुल ने कि दूसरे सॉवरन मुल्क के
मामलात में दखल अंदाजी करना एक सरकारी मुलाजिम की क्या जुर्रत हो सकती है। वो अबू धाबी के पुलिस ऑफिसर हैं, दुबई के चीफ हैं, उन्होंने अरबी में लिखा है कि अगर हम बलोचों को, क्योंकि वो भी पीछे से बलोच नस्ल ही हैं, अरब बलोच होते हैं ये, तो उन्होंने कहा कि अगर हम बलोचियों को मिसाइल, देखिए दुबई कह रहा है कि हम बलोचों को मिसाइल देंगे, बलोच किसको मारेगा मिसाइल? पाकिस्तानी को ही मारेगा ना। तो ये हालत आ गई है कि बाहर की मिडल ईस्ट पाकिस्तान को इमरान खान के अंडर एज ए सॉवरेन स्टेट नहीं मान रहा। इसका तर्जुमा ऐसे भी किया जा सकता है और उसके ऊपर बात होनी चाहिए। और शाह महमूद कुरैशी साहब खामोश है, वो उधर दौरे पे गए हुए हैं, कुवैत दौरे पे गए हुए हैं। लेकिन एक आम आवाम जो है, मैं हूं, जैसे मैंने अभी बलूचिस्तान को बहुत पढ़ा और फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो ज्यादती है कि एक सूबे में इतनी मादनियात निकल रही हैं, आपने दूसरे मुल्कों को ठेके पे दिया है, अरबों रुपए उससे कमा रहे हैं, और वहां पे जिस वक्त आबादी 16 लाख थी, आप उस वक्त भी वहां पर जो स्कूल कॉलेजेस थे, वहां पे प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस जो आपने बना के बड़ा एहसान किया है, मतलब इसे एहसान कहेंगे। और अभी भी मुझे कई लोगों ने बताया कि वहां पे स्कूल और कॉलेजेस में जो है वो एफसी रहती है, या मुझे नहीं पता कि ये बात सही है कि नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तजलील होती है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में लोग हमसे बात करते हैं कि जनाब अगर आपसे रोजाना आते जाते पूछा जाएगा इस बदतमीजी से, तो ये जैसे यहाँ पर अभी आपने देखा वाशिंगटन में कितनी आर्मी थी, 25,000 नेशनल गार्ड थी, लेकिन आपको अगर आप वहां के रेजिडेंट्स हैं, आपके पास आईडी है, तो आप किसी का बाप भी आपको रोक नहीं सकता। मतलब इतनी पावर थी उस रेजिडेंट्स के पास कि ये मेरा घर यहाँ पर है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। तो ये चीजें जो है ना, अब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम इसी तरह डिवाइड करते हैं। लेकिन जब हमारी डिक्टेटरशिप जो है, जब हमारे आईएसआई के चीफ दुरानी, जनरल दुरानी पे ये कहा जाता है कि वो रॉ के से ताल्लुकात हैं, उनके ईसीएल में उनका नाम डाल दिया गया, मेरा ख्याल है मैं सही कह रहा हूँ। जी ऐसे ही है, ऐसी कोई खबर थी। तो मुझे रॉ तो जंपे मार रही होगी कि यार दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंट हेड हमने जो है कंट्रोल में लिया हुआ है। वो कह रहे हैं तुम लोग पागल हो गए हो, क्या बातें कर रहे हो? नहीं, और आपका एक मिनिस्टर आता है, वो पीआईए के 278 जो भी है पायलट्स को दुनिया में बदनाम कर देता है। दूसरा आता है वो मतलब आप सोचें, दीवार से सर मारे बंदा कि शेख रशीद को कौन सी मिनिस्ट्री दी है यार आपने, वजीर दाखिला। हाँ, शौक पूरा कर लो। नहीं, फर्ज करें कि किसी दूसरे मुल्क का वजीर दाखिला हमारे से बात करना चाहे, तो ये तो ABCDEFGHIJ की इससे आगे नहीं जाए, इससे आगे। मतलब आपने वजीर दाखिला बनाया है, शर्म आनी चाहिए यार। रज़ा खान कसूरी साहब ने लाइव प्रोग्राम में कहा था कि शेख रशीद का जो सियासी तजर्बा वजारत दाखिला का है, वो बाबड़ा बाजार के HHO से ज्यादा नहीं है पिंडी के। मतलब बगैरती मैं तो कहूंगा कि आप लोगों ने वहां शर्मिंदा किया है इस पाकिस्तान में बिकती है। आपने फिरदौस आशिक अवान को कहाँ लाके छोड़ा, क्या खुफिया की हैं। ये ट्रेड है, एक ट्रेड है। एक क्लिप भी चल रहा है ना फवाद चौधरी का, जिसमें वो कुछ रेट सेट हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं सीटें बिक रही हैं। तो ये जब ट्रेड होती है ना, तो जब पैसे इसमें लगते हैं सीटों पर और ऊपर तक जाते हैं, तो ये कौन सा पैसा है कि 12 करोड़ की आवाम पर एक ऐसे आदमी को रख दिया है जिसका IQ लेवल मेरा ख्याल है 5 साल का बच्चा ज्यादा समझदार होगा। सर ये ब्रॉडशीट वालों ने भी ये कहा था कि इन लोगों ने पैसे देकर तो पूरी जो है ना, इन्होंने, क्योंकि आफ्ताब शेरपाव साहब के हवाले से कहा कि हमने जब बताया कि इनके इतने $1 मिलियन बाहर के हैं, उन्होंने कहा इसकी रोक दो। हमने उनको भेजा कि इसके पैसे रिकवर हो सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं, इंक्वायरी भी नहीं करनी, और दूसरे दिन उसको मिनिस्ट्री दे दी। तो आप सोचे, जो उसने वहां टैक्स देना था 10%, वो इधर गवर्नमेंट को 5% देके उन्होंने अपने खिलाफ करवा ली, जान छुड़ाई। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बस यही था। कुछ तल्ख हकीकतें थी, माजी में कुछ ऐसी बातें हुई हैं और अब प्रेजेंट जो है वो भी उन्हीं सी चीज़ों से गुजर रहा है। तो मैं समझूंगा कि फिर हम एक वक्त आएगा कि जी माजी के हुक्मरानों को गालियां देंगे, चाहे वो इदारों के हों,
चाहे नहीं हो। आज ज़ियाउल हक की क्या पोजीशन है सबको पता है, आज जनरल मुशर्रफ की क्या पोजीशन है सबको पता है, आज जनरल पाशा कहाँ गायब हैं कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन जो लोग आए, आज राहिल शरीफ इतना कंट्रोवर्शियल नहीं बने क्योंकि वो अपने 3 साल दौर करके और निकल गए। जो उन्होंने किया वो एक अलग बहस है। कियानी साहब के भाई ने क्या कुछ नहीं किया, कोई सजा नहीं है क्योंकि वो एक बड़े डिक्टेटर के भाई थे। इसी तरह आजकल क्या हो रहा है, जो करना है बड़े ने करना है, रोल कौन रहा है। यानी अभी मुझे पता चला मलिक रियाज के किस तरीके से प्लॉट जो हैं कि 4000 फाइलें, 4000 प्लॉट की फाइलें होती हैं लेकिन हकीकत में 1000 प्लॉट होते हैं। जी जी जी, ये मार्केट में 3000। अब बोल कोई क्यों नहीं रहा, क्योंकि टीवी का इश्तेहार नहीं मिलेगा, अखबार का इश्तेहार नहीं मिलेगा, सबके नीचे पहिए लगे हुए हैं। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिनको 2-2 साल बाद या 1-1 साल बाद के 20-20 लाख 25-25 लाख के चेक दिए हुए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, बेचारे कुछ कर नहीं सकते। वैसे शर्म आनी चाहिए हमारी डिक्टेटरशिप को भी कि पीछे बैठ के अगर वो दुनिया की खबर रखते हैं। और नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में जाली डोमिसाइल बना के कॉलेजों में एडमिशन लेके जो बच्चे हैं जिनके वालिदैन ये सब काम करते हैं, उनके लिए कोई सज़ा नहीं है क्योंकि वो बड़े माँ बाप के बेटे हैं। जो बेचारे मेरिट पे गरीब माँ बाप के बच्चे आते हैं उनको जो है किक आउट करके अमीर माँ बाप के बच्चे जाली डोमिसाइल। लेकिन इस वक्त मैं सलाम करूँगा उन सिंध के लोगों को जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की बल्कि उन सबको बाकायदा किक आउट किया। और मेरे पास अभी लेटर भी मौजूद है, वो कल मैं प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करूंगा कि शायद 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 कुछ अकल आप लोगों को आ जाए कि इस तरह सहाफ़ियों को किक आउट करने से आप अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते, आप मल्टीप्लाई होंगे। आप मुझे एक चैनल से निकालेंगे, मैं 2 चैनल में दूसरे चैनल में जाऊंगा, यूट्यूब में जाऊंगा, मैं अपना चैनल बना लूंगा। तो ये आज के दौर में बहुत आसान है। और जिसने देखना है ना, अगर डॉक्टर शाहिद मसूद को जिसने देखना है, डॉक्टर दानिश को जिसने देखना है या हामिद मीर को देखना है, बहुत आराम से एक बटन दबाते हैं फॉलो का ट्विटर पे और उनको फॉलो कर लेते हैं। इट्स वेरी इजी। तो आज हम बड़े फखर से कहते हैं यार हम तो बाइडेन को फॉलो कर रहे हैं। बाइडेन की ट्वीट या कैपिटल हिल की या पेंटागन की या 1 सेकंड में हमें मिल जाती है कि उन्होंने क्या ट्वीट की है। तो आज इतना आसानी है। तो खुदा के लिए ये जहालत, मैं माजरत के साथ कि मैं इसे जहालत ही कहूँगा कि ये सब छोड़ें का ये जो सहाफत पे जो है इतना जुल्म बंद करें। हाँ, आप सख्तियां करें, आप अदालत में ले जाएं, एक जो तरीका है जो दुनिया में होता है, लेकिन खुदा के लिए इस तरह से तो ना करें कि जी आप अगर उस सहाफी के साथ 6 महीने तक प्रोग्राम करेंगे, लाहौल बला कुव्वत यार, मतलब चलें बिठा दिया। मैं खान साहब, मैं आपसे कुछ कहूंगा, फारूक साहब आप कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स दें, फिर इसके बाद हम क्लोज करते हैं। जी, क्लोजिंग रिमार्क्स में ये अर्ज है कि हम जमाने के अंदर निहायत एबनॉर्मल जमाने के अंदर से गुजर रहे हैं। ये जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, ये बड़ी तेजी से अंडरलाइंग बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। ऊपर से थोड़ा नजर नहीं आ रहा, मगर अनकरीब इतने बड़े चेंजेस आएंगे कि हमारे जैसी कौमें इस जमाने की रफ्तार के साथ नहीं चल पाएंगी और उनको एक्सटिंक्ट होना पड़ेगा। ये सबसे खतरनाक बात है क्योंकि जमाना एबनॉर्मल रफ्तार से तेजी की तरफ जा रहा है और इसके पीछे अवामिल भी हैं कुछ ऐसे जिनको किसी दूसरे प्रोग्राम में इंशाल्लाह खुलकर बयान करेंगे। बस इसी के साथ आसिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया और देखने वालों का। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरी पूरी कोशिश होगी कि कल मैं आऊं और आपको एक नई जो वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के अंदर जाली डोमिसाइल की, उससे आपको आशना करूं कि क्या क्या खबरें वहाँ से आई हैं। तो यकीनन आपको अफसोस भी होगा और कुछ लोगों को गुस्सा भी आएगा कि हम एक्सपोज हो रहे हैं, और बिल्कुल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उन बच्चों को जिन्होंने जाली डोमिसाइल बनाया है मेडिकल कॉलेज के लिए, वो अडल्ट हैं, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। मुझे नहीं पता मिलेंगी नहीं, माजी में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो चलिए कल तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। Washington Night Show with Asim Siddiqui.